नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। चलते हैं अब इकाई नंबर 6 के अगले वीडियो में हमने देखा था कि कालिदास और दंतुल हरिण शावक के लिए आपस में उग्र संवाद कर रहे हैं। तभी कालिदास हिरण के बच्चे को सुला देने के लिए कहते हैं, तो मल्लिका के घर में मौजूद जो उसकी माँ है वो बता रही है कि घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। तो यहाँ पर अंबिका का जो स्वभाव है यह प्रकट होता है कि वह हरिण शावक को सुलाने के लिए मना कर रही है कि तल्प यानी कि आस्तरण जो बिछौना होता है वो ये बच्चों के लिए नहीं है। मल्लिका यानी कि उसकी जो बेटी है अंबिका की, वो क्या कह रही है, तुम देख रही हो माँ, तो पीछे डैश डैश दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मल्लिका की बात अधूरी है, लेकिन समझ जाना है हमें कि तुम देख रही हो माँ, यह जो हिरण का बच्चा है वो घायल हुआ है, उसे विश्राम की ज़रूरत है। तो अंबिका क्या बता रही है, हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ, तल्प और आस्तरण मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। तो अंबिका स्पष्ट शब्दों में ये बता देती हैं कि यहाँ पर जो बिछौने हैं, आस्तरण है, तल्प है, वो मनुष्य के लिए है, पशु एवं पंछियों के लिए नहीं है। अब देखिए, दोनों के संवाद के बाद कालिदास समझ जाता है और वो मल्लिका से कहता है, इसे मुझे दे दो मल्लिका। दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। तो हिरण का जो बच्चा है वो मल्लिका के पास था, वो अपने पास ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त है। देखिए, बाह मतलब भुजा भी कह सकते हैं, हस्त भी कह सकते हैं। तो जो मेरी गोदी है वो आस्तरण के समान है, ऐसा कालिदास बता रहा है। पर्याप्त यानी कि काफ़ी है, मैं इसे घर ले जाऊंगा। तो कालिदास अपने घर ले जाने की बात यहाँ पर बता रहे हैं। द्वार की ओर चल देता है, तो दरवाजे की ओर कालिदास चलता है। दंतुल और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। तो यहाँ पर दंतुल अपना अधिकार जताते हुए, अपना रौब जमाते हुए वह कालिदास को बता रहा है कि राजपुरुष दंतुल तुम्हें यह बच्चा ले जाते देखता रहेगा। कालिदास, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर कालिदास बता रहे हैं कि आप राजपुरुष हैं, आपके रस और स्वभाव पर निर्भर है, आप मुझे ले जाने देंगे या तो नहीं ले जाने देंगे। यह आपकी रुचि और स्वभाव पर आधारित है, निर्भर है। बिना उसकी ओर देखे ट्यूडी से चला जाता है। मैंने आगे भी अर्थ बताया था, ट्यूडी यानी कि दहलीज, जिसे हम गुजराती में पगथिया कहिए છીએ। तो कालिदास ट्यूडी से चला जाता है। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, यानी कि पसंद नापसंद क्या होता है, संभवत उसका यानी कि हो सकता है, इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। तो देखिए, दंतुल अपने स्वभाव की ओर चलता है और अपना रौब जमाते हुए वह कालिदास से बता रहा है कि राजपुरुषों की जो रुचि अरुचि होती है, यानी कि पसंद नापसंद होती है, हो सकता है, संभवत यानी कि हो सकता है, इसका परिचय तुम्हें देना होगा। कालिदास क्या कह रहे हैं, कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कौन सा, कालिदास, संभवत यानी कि हो सकता है कि तुम परिचय दो या ना भी दो। दंतुल, देखिए दंतुल और गुस्से में आ जाता है, और संभवत यानी कि गुस्से में कह रहा है कि हो सकता है। तो वह
बहुत गुस्सा हो जाता है और बता रहा है हो जाता है। और कौन अब वो क्या करने वाला है कि तलवार की मूठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। देखिए, तलवार पकड़ने का जो पीछे का हिस्सा आता है उसे मूठ कहते हैं। उस पर हाथ रख देता है और पीछे चला जाता है। तो मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। शीघ्रता यानी कि जल्दी से, यानी कि उग्रता का जो वातावरण है, जो माहौल है, वो फैल जाता है। तो दोनों के बीच में ऐसा उग्र संवाद हो रहा है। दंतुल काफ़ी गुस्से में है, वह तलवार की मूठ पर हाथ भी रख देता है। उसी बीच मल्लिका बीच में आकर खड़ी हो जाती है। अब क्या होता है? मल्लिका, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हठ मत करो। देखिए, अब राजपुरुष दंतुल को वह समझा रही है कि हिरण का जो बच्चा है उसके लिए हठ मत करो। हठ यानी कि जिद मत करो। देखिए, अब दोनों में क्या अंतर है यह यहाँ पर बताया गया है। मल्लिका बता रही है तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है। कहने का तात्पर्य यह है कि दंतुल, तुमने यह हिरण का जो बच्चा है, हरिण शावक है, उसका शिकार किया है, इसलिए तुम्हारा उस पर अधिकार है। और उनके लिए संवेदना का, यानी कि कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्न है, सहानुभूति का प्रश्न है। तो यह जो पंक्ति है वो परीक्षा के लिए अति आईएमपी पंक्ति है। परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। आपको निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, उसमें यह पंक्ति पूछी जा सकती है। पहली परीक्षा के लिए तो अति आईएमपी है। तो यह पंक्ति का आशय मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा कि देखिए, अधिकार का प्रश्न तब आता है जब कोई व्यक्ति या शिकारी अपने शिकार का शिकार करता है। वो अपने मनोरंजन के लिए और अपने अधिकार के लिए वह ऐसी प्रवृत्ति करता है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि ये ऐसे लोगों के दिलों में संवेदना, सहानुभूति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। इसके सामने जब कोई व्यक्ति संवेदनशील होता है और प्राणी, पशु, पक्षियों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है, तो ऐसा व्यक्ति हर हालत में अपनी जान की बाजी लगाकर सामने मनुष्य, पशु या पंछी कोई भी हो, उसे बचाने के लिए अपना जी जान लगा देता है। तो यह उनके लिए संवेदना का प्रश्न होता है। तो यहाँ पर ऐसा ही माहौल खड़ा हुआ है कि दंतुल ने हिरण शावक का शिकार किया है, उसके लिए यह अधिकार का प्रश्न बन गया है। तो सामने कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में उभर आए हैं, तो उनके लिए संवेदना और सहानुभूति का प्रश्न है। तो वह दंतुल की जो तलवार है उसकी भी परवाह किए बिना वह जो बच्चा है उसे अपने गोदी में उठाकर अपने घर की ओर चल पड़े हैं। तो ये पंक्ति आपको इस प्रकार से समझानी होगी। दंतुल, अब दंतुल देखिए अभी मल्लिका आगे बता रही है कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। अब देखिए, ये जो पंक्ति है वो इस नाट्यांश की अति आईएमपी और महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो इसी पंक्ति के जरिए कालिदास का परिचय दंतुल प्राप्त करता है। कैसे? तो मल्लिका बता रही है कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर शब्द आया कालिदास। अब मल्लिका के मुख से कालिदास शब्द निकला, यह दंतुल ने सुना। तो कालिदास कैसे हैं? निशस्त्र है, मतलब उनके पास शस्त्र नहीं है। फिर भी दंतुल, तुम्हारे पास जो शस्त्र है उसकी चिंता नहीं करेंगे। यानी कि कालिदास निडर व्यक्तित्व है, निडर इंसान है कि वह शस्त्रों से नहीं डरते। सिर्फ
वह संवेदनशील व्यक्ति है और संवेदना उनका स्वभाव है। तो कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। तो देखिए दंतुल क्या बता रहा है, कालिदास तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हारिन शावक के लिए तर्क कर रहा था, तर्क यानी कि दलील कर रहा था, वे कवि कालिदास है। तो देखिए दंतुल अब कालिदास को पहचानता है, यानी कि उनका परिचय होता है। मल्लिका हाँ हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? अब देखिए दंतुल के मुख से कालिदास कवि नाम का कवि है ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। तो मल्लिका सामने प्रश्न खड़ा करती है कि तुम कैसे जानते हो कि यह कवि है? देखिए उसके यह प्रश्न का प्रत्युत्तर देते हुए दंतुल बता रहा है, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। देखिए उज्जैनी एक महानगरी है और उसकी राज्यसभा यानी कि राज्य की सभा का प्रत्येक व्यक्ति प्रजाजन ऋतुसंहार, देखिए कालिदास ने एक काव्य लिखा है, उसका नाम है ऋतुसंहार के लेखक यानी कि ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास है। इसी नाम से वे उज्जैनी का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है, यानी कि कालिदास कवि है। तो मल्लिका बता रहे हैं कि उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। तो मल्लिका आश्चर्यचकित हो जाती है और वह दंतुल से बता रही है कि सही मायनों में जो महानगरी उज्जैनी है उसकी राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्रजाजन कालिदास को ऋतुसंहार के कवि के रूप में जानता है। दंतुल बता रहा है सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा। देखिए सम्राट यानी कि उज्जैनी नगरी का जो राजा है विक्रमादित्य, वह राजा विक्रमादित्य खुद ऋतुसंहार उन्होंने पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है। इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर दंतुल बता रहा है कि उज्जैनी का जो राजा है विक्रमादित्य, वो विक्रमादित्य ने भी कवि कालिदास ने लिखा ऋतुसंहार काव्य पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है, उसे सराहा है। इसीलिए इसी उद्देश्य से आज उज्जैनी का राज्य यानी कि उज्जैनी का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना चाहता है, उन्हें मान और सम्मान देना चाहता है। और उन्हें कौन सा सम्मान देना चाहता है? राजकवि, उज्जैनी के राजकवि का सम्मान देना चाहता है। और उसी उद्देश्य से, उसी हेतु से देखिए यहाँ पर बात बताइए, आचार्य वररुचि, ये जो आचार्य वररुचि है वो उज्जैनी से आए हैं और आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं, यानी कि कालिदास को खोजने के लिए आए हैं ताकि उन्हें उज्जैनी ले जाकर उज्जैनी के राजकवि का सम्मान दे सके। तो आपके लिए प्रश्न बनता है कि आचार्य वररुचि किस उद्देश्य से यहाँ पर पार्वत्य भूमि में आए हैं? तो आपको लिखना है कि उज्जैनी का प्रत्येक व्यक्ति और सम्राट स्वयं उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। उसी उद्देश्य से कवि कालिदास को ले जाने के लिए आचार्य वररुचि यहाँ पर आए हैं। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो जाती है। देखिए एकदम स्तंभित हो जाती है, कील हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है, वहीं की वहीं रुक जाती है। क्या बता रही है? उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन, राजकवि का सिंहासन। देखिए यहाँ पर आश्चर्यचकित शब्दों में वो बता रही है कि उज्जैनी का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं सम्राट उन्हें राजकवि का सम्मान, राजकवि का आसन देना चाहता है। दंतुल मुझे खेद है, मैंने उसके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। देखिए यहाँ पर दंतुल अपनी भूल, अपनी जो गलती है उसे स्वीकार करता हुआ खेद
करता हुआ यानी कि दुख प्रकट करते हुए बता रहे हैं कि मुझे खेद है, मुझे दुख है, मैंने उनके साथ अशिष्टता यानी कि उद्दंडता का अविवेकपूर्ण व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा यानी कि माफ़ी। तो यहाँ पर दंतुल अपनी भूल को स्वीकार करता है और बता रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे खेद है, मुझे बहुत दुख है कि मैंने ऋतुसंहार के कवि कालिदास से उद्दंडतापूर्ण और शिष्टतापूर्ण व्यवहार किया और मेरी गलती की मुझे उनसे पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। तो यहीं पर ऐसे दंतुल के शब्दों के साथ यह जो नाट्यांश है उसका समापन होता है। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आपको भी यह जो नाट्यांश है वो पूरा समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय चाणक्य। यहाँ पर जो स्वाध्याय दिया गया है उसके सभी विकल्प और साथ साथ एक वाक्य के प्रश्न, 2 वाक्यों के प्रश्न और 4-5 वाक्यों के प्रश्न भी आपको लिखने होंगे। साथ ही साथ जो व्याकरण दिया गया है वो भी व्याकरण आपको लिखना होगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय चाणक्य।